Hello, listeners. How are you? Hoping that you are all fit and fine. Hello, बच्चों. We are doing our chapter Traders, Kings and Pilgrims in History book for class 6. हम भाई क्लास 6 के लिए इतिहास की जो किताब है उसमें जो हमारा पाठ है ट्रेडर्स, किंग्स और पिलग्रिम्स कर रहे हैं व्यापारी, राजा और श्रद्धालु जिसे हम कहते हैं। तो भाई पिछले सेशन में हमने थोड़ा सा ये चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं भाई। जगीने की जो आशाएं थी वो क्या क्या थी, वो क्या किस तरह से अपनी माँ से उसकी माँ उसको बताती है कि भाई व्हाट हु वर द ट्रेडर्स द पीपल हु बोट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर एंड देन how can we find out about the olden times trade and traders. We have seen from different places in India we have find so many things including coins, pots, plates, bowls etc. वही हमारे देश में अलग अलग जगह बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर खुदाई करने से जो पुरातत्ववेता हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिली हैं उनको, जिसमें प्लेट्स थी, पोट्स थे, कॉइन्स भी थे। तो इस तरह से उनसे पता चलता है भी। और उसके बाद हमने पढ़ा भाई जो रोमन एम्पायर का हमारे देश से क्या किस तरह से लिंक हमें पता चला। भाई हमारे साउथ में रोमन एम्पायर के कॉइन्स मिले थे। और उसके बाद एक पोएम थी छोटी सी जिसके जो कि संगम साहित्य से थी। संगम साहित्य हमने पहले भी पढ़ लिया है भाई। तो उसमें हमें पता चला भाई कौन सी चीज़ों का आयात निर्यात मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, ट्रेडिंग किया जाता था, जिसमें भाई हॉर्सेस थे, ब्लैक पेपर्स थे, जेम गोल्ड थे, सैंडलवुड था और पर्ल्स, कोरल्स, क्रॉप्स, फूड स्टफ और बहुत सारी चीज़ें, पोट्री जिसमें भी शामिल थी। ऐसी चीज़ें म्यांमार, श्रीलंका और दूसरे देशों से आयात निर्यात की जाती थी। और उसके बाद हमने देखा भी जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, उन्होंने सी रूट्स का किस तरह से खोज की भाई। जैसे हम बात करते हैं वास्को डी गामा की, जो भारत में आया था समंदर के रास्ते से। तो इसी तरह जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बहुत सारे समुद्री रास्ते, सी वेज की खोज लिया था, जिससे कि वो दूसरे देशों में भी यात्रा कर सकें और अपना सामान बेच सकें और ख़रीद सकें, मतलब व्यापार कर सकें। जो आते थे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। तो भाई अफ्रीका और अरब के जो व्यापारी थे वो जो मानसून जो पवने थी, हवा थी जो चलती थी, तो उसके साथ भारत में आते और जब वो मानसून ख़त्म हो जाती, जब वो वापस लौटती, मतलब जब वो हमारे देश से वापस जाती सर्दियों के आखिर में, तब वो उनके साथ अपने देश में वापस लौट जाते अफ्रीका और अरब के व्यापारी। अब आज का जो टॉपिक है वो है द न्यू किंगडम्स अमंग द कोस्ट। जो हमारे कोस्टल रीजन है, हमारे कोस्ट है, कोस्ट मतलब समंदर का किनारा। तो भाई भारत के जो समंदर के किनारे किनारे जो भी राज्य साम्राज्य जो थे उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus and river valleys. जो हमारा दक्षिण का हिस्सा है हमारे देश का, जो सब कॉन्टिनेंट मतलब प्रायद्वीप जो है, उसका दक्षिण का जो हिस्सा है उसके मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, वो एक लंबी सी जलीय सीमा, जो किनारे की सीमा है वो हमें दिखाती है भाई कहाँ तक है। अगर हम देखें भाई मैप में भी देखें तो जो हमारी जो सीमा है, दक्षिण की सीमा है, तो यहाँ देखिए ये हमें दिखा रही है भाई, ये जो कोस्ट लाइन है मतलब समंदर की सीमा है,
किनारा है, ये हमारे देश की जो सीमा है उसको बनाता है। यहाँ पे सी है, इधर भी सी है, साउथ में भी सी है, और ये है हमारा प्रायद्वीप कोस्ट, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद क्या है भाई, और इसमें क्या क्या है, विद हिल्स, इसमें पहाड़ियाँ भी हैं, प्लेट्यूज पठार भी हैं, एंड रिवर वैलीज, और नदियों की घाटियाँ भी हैं। जैसे अगर हम देखें तो इसमें नदियाँ देखिए, कावेरी नदी, कावेरी नदी हो गई, मानदी हो गई, और जैसे महाराष्ट्र गुजरात में नदियाँ हो गई। तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो हमारे देश के साउथ हिस्से में बहती हैं और अपनी घाटियाँ बनाती हैं। अब घाटियाँ क्या होती हैं, वैलीज क्या होती हैं, इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा। जब नदी बहती है तब उस का पानी एक गहरी खाई बनाता है भाई, जो या तो यू शेप में होती है या वी शेप में होती है, जिसे हम घाटी कहते हैं, वैलीज कहते हैं। और प्लेटूज क्या क्या होते हैं भाई, प्लेटूज होते हैं भाई जब हमारी जो प्लेन अर्थ है, हमारा जो प्लेन्स है, ये हमारे प्लेन्स है भाई, मतलब मैदानी इलाके हैं, जब कहीं पर या तो भूकंप से या फिर और किसी कारण से जब ये ज़मीन ऊपर उठ जाती है, तब इस हिस्से को हम कहते हैं प्लेट्यू। इस हिस्से को हम कहते हैं प्लेट्यू। जो जो प्लेन्स हैं, जो समतल ज़मीन है, बराबर ज़मीन है, उससे कुछ ऊपर उठा हुआ होता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये पहाड़ की तरह उठ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पहाड़ नहीं होते हैं, क्योंकि पहाड़ के जो ऊपरी किनारे होते हैं वो तीखे होते हैं, बहुत कुछ इस तरह के एंगुलर टाइप में होते हैं। लेकिन ये जो प्लेट्यू होते हैं वो ऊपर से समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं। तो ये है प्लेट्यू और ये है हिल्स। उसके बाद है भाई, अमंग्स द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। और उन नदी घाटियों में जो नदियाँ बहती थी और घाटियाँ बनाती थी, गहरी गहरी खाइयाँ बनाती थी, उनमें से जो कावेरी थी उसकी घाटी सबसे उपजाऊ थी। मतलब वहाँ पर फसलें बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, अन्न बहुत ज़्यादा उपज देता था। Chiefs and kings who controlled the river valleys and the coast became rich and powerful। और जो राजा और प्रधान जो होते थे पुराने टाइम में, जो उन नदी घाटियों पर अपना अधिकार रखते थे, जो उनको कंट्रोल करते थे, वो बिकेम रिच एंड पावरफुल। वो अमीर हो गए और ताकतवर हो गए। अमीर किस लिए हो गए, क्योंकि ये जो घाटियाँ थी, नदी घाटियाँ थी, वहाँ पर उपज बहुत ज़्यादा होती थी और जिससे उन्हें बहुत मुनाफा होता था उसको बेच करके। और जितनी ज़्यादा उपज होगी उतने ही ज़्यादा जो किसान है वो कर देंगे, और उन करों से वो जो राजा होते थे, प्रधान होते थे, वो अमीर हो जाते थे। और संगम पोइम्स मेंशन द मूवेंडर। अब संगम जो पोइम्स थी उसमें मूवेंडर नाम का एक जिक्र मिलता है, एक वर्ड है मूवेंडर। तो क्या है, दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स। और इस मूवेंडर वर्ड का जो मतलब है, तमिल वर्ड है ये, और इसका मतलब है थ्री चीफ्स, तीन मुखिया, मतलब है इसका तीन मुखिया, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज। और ये जो तीनों थे ये रूलिंग फैमिलीज के हेड थे भाई, जो शासन करने वाली जो तीन परिवार थे उनके मुखिया थे। और वो परिवार कौन से थे, चोल, चेर और पांडे। ये तीन परिवार थे, चोल, चेर और पांडे। ये अभी हम देखते हैं भाई चोर, चेर और पांडे कहाँ हैं। तो यहाँ देखिए एक बार, चोर, पांडे, चोल, ये तीनों साम्राज्य हैं हमारे दक्षिणी भारत के हैं। और ये धीरे धीरे बड़े 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 साम्राज्य में बदल गए थे, बड़े कुल हो गए थे ये। और हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। जो कि पावरफुल हो गए क्योंकि भाई नदी घाटी थी तो उसमें उपज बहुत ज़्यादा होती थी, जिसके कारण ये ताकतवर हो गए और
दौलतवान हो गए। तो उसके बाद ही क्या हुआ भाई, 2300 साल के पहले, आज से करीबन 2300 साल पहले ये ताकतवर हो गए थे दक्षिणी भारत में। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर। इन तीनों चीफ्स के पास, इन तीनों प्रधानों के पास, जो चोल, चेर और पांडे थे, इनके तीनों के पास दो तरह के सेंटर हुआ करते थे, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। भाई उनके पास दो तरह के ताकतें थी, सेंटर ऑफ पावर थे। वन इनलैंड, एक जमीन के अंदर, एंड वन ऑन द कोस्ट, और एक ताकत थी भाई ऑन द कोस्ट मतलब किनारों पर। तो किस तरह थे, किस तरह से थी भाई, इनकी जो ताकतें थी वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक किनारे के ऊपर थी इनकी ताकत, पावर, और दूसरी थी इस जमीन के ऊपर, जो जमीन इन किनारों के बीच में थी। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इम्पोर्टेंट। और क्योंकि ये तीन राज्य थे तो इनकी दो 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 सिटीज़ हो गई मेन, एक सेंटर से, एक इनलैंड थी, एक कोस्ट पे थी। तो टोटल 6 सिटीज़ हो गई, और इन 6 सिटीज़ में से दो सिटीज़ बहुत मेन थी। और उनमें से कौन सी थी, पुहार और कावेरीपट्टनम, और दूसरी थी मदुरई। एक थी कावेरीपट्टनम या पुहार, और दूसरी थी मदुरई। मदुरई पांडे की कैपिटल थी, राजधानी थी, और जो पुहार या कावेरीपट्टनम थी वो थी चोलों की कैपिटल। तो ये यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, पुहार यहाँ है और मदुरई यहाँ है। तो ये पांडे की कैपिटल है और इधर चोलों की कैपिटल है, राजधानी है इनकी। तो ये मेन सेंटर थे, मेन सिटीज़ थी। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। और ये जो इनका प्रधान होते थे, इनके राजा वगैरह होते थे, ये रेगुलर टैक्स इकट्ठे नहीं करते थे लोगों से। जैसे आजकल हम देखते हैं भाई, हर साल टैक्स पे करना होता है लोगों को, तो उस तरह से ये रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम द पीपल। और इसके अलावा ये क्या कहते थे भाई, ये जो लोग थे, जो साधारण लोग थे, उनसे गिफ्ट की डिमांड करते थे। भाई भाई हमें गिफ्ट चाहिए, हमें तोहफे चाहिए, हमें आपका कर नहीं चाहिए। दे आल्सो वेंट और मिलिट्री एक्सपेडिशंस। और भाई वो क्या करते थे, वो सैन्य अभियान भी चलाते थे भाई, ताकि अपने साम्राज्य को बढ़ा सकें। दूसरे जो राजा थे, दूसरे जो शहर या फिर स्टेट थे, उन पर आक्रमण करते और अपने शासन को, अपने साम्राज्य को बढ़ाते। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। और जो उनके आसपास के जो क्षेत्र थे, जो उनसे कमज़ोर थे या फिर जिनको वो जीत लेते थे, उनसे ट्रिब्यूट लेते थे भी। ट्रिब्यूट मतलब एक तरह का उपहार, जिसे हम नजराना कहते हैं, वो उनसे लेते थे भाई। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग्स देयर सपोर्टर्स, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोइट्स। अब उनमें से जो भी उनको गिफ्ट और ट्रिब्यूट मिलते थे, उनमें से कुछ हिस्सा वो रख लेते थे, और बाकी का वो उनमें अपने जो उनके जो सपोर्टर्स होते थे, उनके जो जिसे हम कहते हैं भाई विश्वास पात्र जिसे हम कहते हैं, उनमें, और इंक्लूडिंग फैमिली मेम्बर्स, जो उनके परिवार के सदस्य थे, उनमें सोल्जर्स, उनके सिपाही थे, क्योंकि सिपाहियों के बिना तो वो नहीं जीत सकते थे, एंड पोइट्स, और उन पोइट से जो कवि थे, जो उनका गुणगान करते थे, उनमें वो बांट देते थे। मैनी पोइट्स हुज compositions आर फाउंड इन द संगम कलेक्शन composed poems in praise of chiefs who often rewarded them। भाई संगम साहित्य में जो कलेक्शन हमें मिले हैं पोइम्स के, जो बहुत सारी पोइम्स हमें मिली हैं, उनमें वो जो पोइट थे, उन पोइम्स को लिखने वाले थे, रचने वाले थे, जो कवि थे, वो अपने प्रधानों की प्रेज करते थे, उनका गुणगान करते थे। ओफन रिवार्डेड देम, जो कि उन्हें इनाम अक्सर दिया करते थे, जो राजा उनको इनाम देते थे और वो बदले में अपने राजाओं का गुणगान करते थे। विद प्रेशियस स्टोन्स
उन राजाओं ने उन पोइट्स को क्या क्या दिए थे उपहार में? प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर थे भाई, गोल्ड सोना, हॉर्सेस घोड़े, एलिफेंट्स हाथी, चैरियट्स वही जो रथ थे, एंड फाइन क्लॉथ बहुत अच्छे किस्म के कपड़े। तो ये उन पोइट्स को उपहार में देते और बदले में जो पोइट थे वो उन राजाओं को भाई गुणगान करते, पोइम्स लिखते। अराउंड 200 years later, density known as the Satavahanas became powerful in western India. 200 साल के बाद, 2300 से 200 साल बाद, मतलब आज से 2100 साल पहले, 2100 साल पहले भाई एक और साम्राज्य उभर आया जिसका नाम था सातवाहन। भाई ये था पश्चिमी भारत में उभर के सामने आया। दक्षिण में तो चोल, चेर और पांडे थे, ये आ गया पश्चिम में सातवाहन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन्स वाज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और इनमें से जो मुख्य राजा था, जो मेन राजा हम कहते हैं भी, जो प्रसिद्ध राजा हुआ है, वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये एक ही नाम है राजा का, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर। अब हमें इसके बारे में कहाँ से पता चला? भाई उसकी माँ जो थी, उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखवाया था, इंस्क्रिप्शन थे भाई, अभिलेख खुदवाए थे, भाई मेरे बेटे के बारे में कुछ तो लिखो। तो भाई उससे हमें पता चलता है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी कौन था। और उसकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री, और जो सातकर्णी था उसकी माँ का नाम था गौतमी बालाश्री। अब गौतमी जो है उसी नाम से गौतमी पुत्र नाम पड़ा है इसका, गौतमी पुत्र, गौतमी का बेटा। ही एंड अदर सातवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। अब वो जो श्री सातकर्णी था और जो सातवाहन के दूसरे जो राजा थे, वो दक्षिण पथ के भगवान कहे जाते थे, या स्वामी कहा जाता था उनको, मालिक जिसे हम कहते हैं। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जिसका मतलब था दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिणा पथ का मतलब था द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो रास्ता दक्षिण की तरफ जाए। विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द एंटायर साउदर्न रीजन। और इसका यूज किया जाता था भाई दक्षिण पथ, एंटायर रीजन, पूरे दक्षिणी जो साम्राज्य था उसके लिए भी इसका नाम का यूज किया जाता था। किसका? दक्षिणी पथ का। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउथर्न कोस्ट। तो भाई उन्होंने क्या किया, ये जो सातकर्णी था उन्होंने क्या किया भाई, अपनी सेना को ईस्टर्न में भेज दिया, मतलब पूर्वांचल में भेज दिया, जहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम की तरफ, वेस्टर्न गुजरात की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, एंड साउदर्न भाई चेल चोर और पांड्यों की तरफ। भाई जाओ तुम लोग इनको जीतो और हम हमारे साम्राज्य का विस्तार करेंगे। तो भाई एक बार मैप में चलते हैं। भाई यहाँ पे देखिए सातवाहन यहाँ है, बिल्कुल मिडल में हमारे देश के। तो भाई इनको ये जो रास्ता था इसको क्यों कहा जाता था दक्षिणापथ, और इसका स्वामी क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये बीच में है भाई सातवाहन। अब जो भी नीचे आएगा, मतलब दक्षिण में जो भी राजा आएगा इनकी तरफ, तो उनको इन सातवाहनों से गुजरना पड़ता। तो भाई सातवाहन जिसको चाहे वो जाने देते और जिसको चाहे रोक देते थे, और इसीलिए इनको मालिक कहा जाता था दक्षिण पथ का, दक्षिण की तरफ जाने वाले रास्ते का मालिक कहा जाता था, क्योंकि इन्हीं की मर्जी चलती थी कि भाई वो उत्तर के राजाओं को दक्षिण में जाने दे या ना जाने दे। इसीलिए इनको भाई दक्षिण पथ के लॉर्ड्स कहा गया था। तो भाई इन्होंने कहाँ कहाँ अपने जो अभियान छेड़े? भाई पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ और दक्षिण की तरफ, इस तरफ इन्होंने अभियान चलाए ताकि अपने साम्राज्य को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये था भाई आज का अपना टॉपिक। उम्मीद है समझ में आया होगा। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, और
इसमें एक बार रिवीजन करते हैं भाई। मूवेंडर इसमें नाम आया है तो मूवेंडर का मतलब है तीन प्रधान जो कि थे चोल, चेर और पांडे के। ये दक्षिणी भारत के साम्राज्य थे। उसके बाद ये इनका जो समय था वो था करीबन 2300 साल पहले आज से। उसके बाद जो पुहार और कावेरीपट्टनम और जो मदुरई थी वो मेन सिटीज़ थी, मेन राजधानियाँ थी इनकी। मदुरई पांडे की और पुहार या कावेरीपट्टनम चोलों की, चोल साम्राज्य की। उसके बाद एक और जो साम्राज्य उभरा उसका नाम था सातवाहन, जो कि भारत के मध्य हिस्से में था। और उसका जो मुख्य राजा हुआ उसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। और जिसका नाम पड़ा था उसकी माँ के नाम गौतमी बालाश्री के नाम पे। ठीक है। इन सातवाहनों को दक्षिण पथ का मालिक भी कहा जाता था। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ लेते हैं इजाज़त। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में जो कि होगा द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे भाई द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था जो कि अशोका वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, अशोका द एम्परर हु गेव अप द वार। तो उसमें भी हमने देखा था भाई सिल्क रूट क्या था, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी क्या कहानी है। तो तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग।